जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र से 125 क्वेश्चन यहाँ पर है और ये 125 क्वेश्चन को हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आज कवर करेंगे। कल हमने महाजनपद की जितने भी राज्य राजधानी थी पूरा कंप्लीट किया था। आज हम लोग इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मौर्य काल का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा और अच्छा अगर लगे तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलिए थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ। दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने वृहत भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा जो थी ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। ठीक है, तो प्रथम साम्राज्य स्थापित करने वाला कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चलते हैं अपने दूसरी क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ये हमारा बीपीएससी में पूछा हुआ है, 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है 2020 में। री क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन क्या था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो देखिए क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, गुप्त है, मौर्य है और कुषाण है या वर्धन। ये सब जो लास्ट के थे, सबसे पहले थे मौर्य पहले थे, बाद में गुप्त आए, वर्धन है और कुषाण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो किस नाम से है? ये हमारा विशाख दत्त जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो विशाख दत्त का जो लिखा हुआ मुद्रा राक्षस से उससे हमें निकला हुआ था। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि विशाख दत्त का कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशाल तथा कुलहीन भी कहा गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से जो वर्णन है वो हमारा विशाख दत्त का जो लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस, ठीक है, उसमें मिलता है। और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से कहा पुकारा गया है? तो विशाल कहा गया है और कुलहीन कहा गया है, ठीक है। और उनके पिता के उनके मतलब किसका पुत्र कहा गया है? तो ये हमारे नंदराज का पुत्र माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा गया। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? तो जस्टिन द्वारा जो है सेंड्रोकोट्स कहा गया। क्वेश्चन यहाँ पे दो है। अगर पूछ देगा कि सेंड्रोकोट्स कहा गया है, किसको कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा? तो ये हमारा जस्टिन ने कहा, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चलिए सेंड्रोकोट्स देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विलियम जोन्स थे पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य शासक से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। ठीक है, यहाँ पे मेरा 5 क्वेश्चन क्लियर होता है। कैसे? सबसे पहले बोलेगा कि सेंड्रोकोट्स किसने कहा? तो ये जस्टिन ने कहा। अब ये बोलेगा सेंड्रोकोट्स किसको जाना जाता है? तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। अब इसमें यहाँ पे आइए अपना चलते हैं एक्सप्लेनेशन तरफ। तो ये कहेगा, ये बताइए कि सेंड्रोकोट्स की पहचान जो है सबसे पहले किसने की थी? तो ये हमारा विलियम जोन्स ने पहले की थी, ठीक है। इसी को मौर्य को एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स भी कहा था। एंड्रोकोट्स के बारे में अगर बोल दिया जाए तो कौन करेगा? तो एंड्रोकोट्स जो था वो हमारा एरियन और प्लूटार्क ने बताया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेंड्रोकोट्स की
से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया था? अभी हम लोग पढ़ा था। कौन कितना? विलियम जोन्स, आर.के. मुर्खी और डी.आर.डी. भेंकर, यानी विलियम्स जोन्स द्वारा किया गया था। और अगर सिंडो कोर्स की अगर बात करते हैं हम, तो विलियम जोन्स और जस्टिन द्वारा भी जोन्स किया गया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा विलियम जोन्स द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, हमारा 7वां क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि सिंडो कोर्स चंद्रगुप्त मौर्य के और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया था। किसने किया था? सिंडो कोर्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान कोई भेंट किसने लिखा था? तो ये हमारा किसने किया था? आपने लोग पढ़े थे, जस्टिन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आता है कौटिल्य। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चलिए थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में पता कर लेते हैं। तो कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के इन दोनों नामों से जाना जाता है। यानी विष्णुगुप्त जो था, इसको हम कौटिल्य भी कहते थे और चाणक्य भी कहते थे। इन दोनों नाम से मुख्य आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एकछत्र सम्राट बना, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित पद पर आसीन हुए थे। राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना इसी ने की थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये हमारा विष्णुगुप्त। अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इसी का नाम है और चाणक्य भी इसी का नाम है। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो हमारा विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त बोल दीजिए, चाणक्य बोल दीजिए और साथ साथ में इसे हम कौटिल्य भी बोल दीजिए। तीनों नाम इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये हमारा है आर्थिक संबंध पर, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर, धन संचय पर, विदेश नीति पर। इसमें धन संचय नहीं होगा, बाकी तीनों होगा, यानी उसमें से ऑप्शन हमारा एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस पर लिखी हुई बुक है? तो ये हमारा ऑप्शन शासन के सिद्धांत पर लिखी हुई है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से राज्यों का सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? चलिए इसको भी देखते हैं। तो हमारी ऑप्शन हो जाएगा क्या? मित्र हो जाएगा। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। तो क्या लिख रहा है? सुहद्र मित्र राज्य अपने सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहद्र यानी मित्र राज्य का कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते थे। इस संबंध में कौटिल्य सहज यानी आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते थे। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता था। जिस राजा को मित्र लोभी कमी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अवश्य भावी हो जाते हैं। तो इसका हमारा 13 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो मित्र हो जाएगा। यानी राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो हमारा ये मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये हमारा राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीति और पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, चलते अगले तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा रही है? तो ये हमारा हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र को जो है ना प्रिंस की यानी मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र के राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना जो है तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, यानी मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस शासन काल में डिमेकस भारत आया था? यानी डिमेकस जो था भारत आया था, किसके शासन काल में आया था? ये हमारा बिंदुसार के शासन काल में आया था। देखिए अब अगले क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस यानी डाइमेकस नाम अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। डिमेकस जो था मेगास्थनीज के स्थान पर आया था और ये किसके कार्यकाल में आया था? तो बिंदुसार के कार्यकाल में। कहाँ का था ये? सीरिया का राजा एंटियोकस के द्वारा यानी डाइमेकस को भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन हमारा है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यानी अवंती महाजनपद को जीतकर जो अपने मौर्य साम्राज्य में मिलाया था, इसका जो उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो ये बुद्ध घोष की समंत पाशादिका मिलता है। बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका मिलता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना हुआ था? क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन ही। तो ये हमारा लकड़ी की थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाटलिपुत्र महल था वो लकड़ी की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होते थे? कुम्हरार कहाँ है? ये पटना में है। पटना कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। पहले पटना को हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, तो कुम्हरार स्थल जो है वो पाटलिपुत्र में है। 20वां क्वेश्चन है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। ये बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ का है? ये हमारा पाटलिपुत्र का है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कुम्हरार से जो स्थल प्राप्त हुआ है प्राचीन स्थल, वो पाटलिपुत्र में है, और बुलंदी बगीचा जो है वो कहाँ? पाटलिपुत्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, बिंदुसार, कुणाल? तो ये चंद्रगुप्त ने किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों ने जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग का अनेक स्थानों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों को जीते थे। ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। क्वेश्चन हमारा है कि अभिलेख यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिमी भारत पर था। तो यह हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ से लेख में अनर्थ और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश के चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ से लेख से हमें अभी प्रमाणित होता है कि गुजरात जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही था और उसके वश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। ठीक है, और सेल्यूकस को हराकर अपनी बेटी के कैथरीना का शादी से करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। ठीक है, अभी हम लोग नीचे भी एक्सप्लेनेशन इसका पढ़े कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोलर को हराया था और ये 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो ये हमारा हो जाएगा अशोक सम्राट। महान अशोक सम्राट ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर अपने राजधर्म की स्थापना की। तो ये हमारे अशोक महान थे। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग और श्रीलंका। ये श्रीलंका नहीं था, बाकी अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य
और सतिपुत्र, केरलुप्त एवं ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों का प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तृतीय मुख्य शिलालेख से, या द्वितीय मुख्य शिलालेख से, या प्रथम या नवमा? तो हमारा ये हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख होता है अशोक साम्राज्य का। चलिए थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अशोक का जो शिलालेख है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा जो है गुहा लेख है। अशोक के द्वितीय वृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतिपुत्र और केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण जो है महान अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, महान अशोक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, क्यों? इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण हमें देवनाम प्रिय की उपाधि से मिलता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था अपनी नहीं छोड़ी थी। तो अशोक 272 ईसा पूर्व में लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। 272 ईसा पूर्व में लगभग मगध की राज सिंहासन पर बैठा था, और 269 ईसा पूर्व में लगभग राज्याभिषेक हुआ था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवना प्रियदर्शी के कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर है। इससे उसकी हिंदू धर्म आस्था का संकेत मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो पता है, सभी को पता है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के कार्यकाल में हुआ था। तो वही कर रहा है जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ है वो किस बौद्ध समिति में होने का उल्लेख है? तृतीय बौद्ध समिति में होने का रहती है हमारा क्या है, दीपवंश में उसका उल्लेख मिलता है और दिव्यावादन में मिलता है। दोनों जो है ना बौद्ध ग्रंथ है। तो तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख जो मिलता है दीपवंश और दिव्यावादन में होता है। ठीक है। 34 अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हमारा की गई थी कहाँ? ये हमारा पाटलिपुत्र में गई थी। तो पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी था, यानी इसमें से कौन से शासक जो थे बौद्ध धर्म के थे? तो देखिए सबसे पहले तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के थे, और चौथा जो दशरथ थे, दशरथ इन्हीं के पौत्र थे। तो दशरथ और अशोक जो थे ये दोनों जो थे हमारे किस में थे? बौद्ध धर्म से थे। ठीक है, ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन है कि रज्जुक क्या थे? चोल साम्राज्य थे, मौर्य शासन के अधिकारी था, या गुप्त साम्राज्य सामंत वर्ग थे, या शक सेना के अधिकारी थे? तो ये मौर्य शासन का एक अधिकारी था। चलिए इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक एक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा था, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों बच्चे को सौंप कर अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी ग्रामीण जनता को उनके हाथों में सौंप कर अस्वस्थ हो चुका हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? रज्जुक तो कौन था? तो मौर्य शासन अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शार्तवाह किसे कहते हैं? शार्तवाह किसे कहते हैं? तो शार्तवाह जो था व्यापारी के काफिलों को हम मौर्य काल में शार्तवाह कहते थे। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों को करवा को शार्तवाह की संज्ञा दी जाती थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं है? तो युक्त था, रज्जुक था, प्रादेशिक था, जबकि यहाँ पर आग्राहिक नहीं था। ठीक है, आग्राहिक नहीं था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों इस प्रकार हैं। पहले थे युक्त, ये जिले का अधिकारी होता था। युक्त जो होता था वो जिले का अधिकारी होता था जो राजस्व वसूल करते थे। युक्त का काम था राजस्व को वसूल करते थे, ठीक है, वो जिले का अधिकारी होता था। दूसरा हमारा है रजूक। रजूक क्या था? पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। यानी रज्जुक जो थे पहले केवल राजस्व वसूलते थे, बाद में उसे न्यायिक अधिकार का भी प्रदान दे दिया गया। तीसरा था प्रादेशिक। प्रादेशिक तक का काम था, तो यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। प्रादेशिक जो था मंडल का प्रधान अधिकारी था। ये वर्तमान में सभांगीय आयुक्त ही रहता था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है, समझ में आ गया। 3 अधिकारी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक थे। क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वश्रेष्ठ स्तूप है? सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप अगर दिखाया है तो यहाँ सांची का स्तूप जो है ना सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, जो हमारे अशोक के शासन काल में बनी थी और अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, अशोक ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस पर चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, सिंह का प्रतीक बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जितने भी मौर्ययुगीन स्तंभ है सब कहाँ से बना हुआ है? तो बलुआ पत्थर है। चुनार में जो बलुआ पत्थर होता है उससे बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया कि अशोक कहाँ से लिया, सारनाथ का स्तंभ कहाँ से लिया गया? तो अशोक ने बनवाया। और उस पर जो हमारा सिंह पर का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, और ये हमारे भारत सरकार ने इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। तो कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक है, ये सब पूरा मेरे को एक दूसरे को मिलाना है। तो ये हमारा हो जाएगा कौशाम्बी का जो था घोषी ताराराम मठ था। कुशीनगर में था रानाभर स्तूप है, और सारनाथ में जो है धमेक स्तूप है, और श्रावस्ती जो है शहीद महत है। ठीक है, यानी स्थान कौन सा है और कहाँ कहाँ स्मारक या भग्नावशेष है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कौशाम्बी में जो है घोषिताराम मठ कहाँ है? तो ये हमारा कौशाम्बी में है। अब बोलेगा राणा भर स्तूप कहाँ है? तो ये हमारा कुशीनगर में है। धमेक स्तूप कहाँ है? तो ये हमारा सारनाथ में है। सहेत महत कहाँ है? तो ये श्रावस्ती में। सहेत महत श्रावस्ती में, धमेक स्तूप सारनाथ में, राणा भर स्तूप कुशीनगर में, और घोषिताराम मठ जो है ना हमारे ये कौशाम्बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? सांची का जो प्राचीन नाम था, जहाँ पर विश्व पर्यटन स्थल जो है सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो इसको हम काक नाम से नाम जाता है। सांची को हम लोग प्राचीन नाम जो था उसका काक नाम के नाम से जाना जाता था सांची को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख जो है ना वो खरोष्टी लिपि में है? तो हमारा शहबाजगढ़ी जो है ना, शहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में। शहबाजगढ़ी एक होता है मनसेहरा। ये तीनों का मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, यानी मनसेहरा की बात अगर करते हैं और शहबाजगढ़ी, ये तीनों जो है ना खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ। बाकी जितने भी है सब ब्राह्मणी लिपि या प्राकृत लिपि में लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से वो रिपीट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत है, प्राकृत है, हिंदी है, पाली है। तो ये हमारा प्राकृत है। अभी हमने बताया कि जितनी भी अशोक का शिलालेख है सब प्राकृत में है। बाकी दो को छोड़कर पहला क्या बोले थे हम? मनसेहरा को छोड़ दीजिए और शहबाजगढ़ी को छोड़ दीजिए। शहबाजगढ़ी को, ये दोनों को छोड़कर जितने भी है सब प्राकृत में है। ये जो है हमारा ये खरोष्टी लिपि में लिखी हुई है। ठीक है, ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ, याद कर लीजिएगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था। यानी पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख है वो किस भाषा की है, तो वो प्राकृत भाषा की है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों पर किया गया है, तो ये हमारा पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। यानी ब्राह्मणी लिपि का प्रथम जो उद्वाचन जो है किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो वो हमारा पत्थर की पट्टियों पर किया गया है। यानी प्रथम शिलालेख जो हुआ है प्राकृत भाषा में हुआ है और जो पत्थरों पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो भाई सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो थी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए ब्राह्मणी लिपि जितनी भी लिपि है सब बाईं से यानी लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, लेकिन एक खरोष्टी लिपि जो था, खरोष्टी लिपि हमेशा जो है वो हमेशा राइट से लेफ्ट जाता है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, यानी खरोष्टी लिपि जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये दाईं से बाईं ओर कौन लिखा जाता है, तो खरोष्टी लिपि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह स्थान जहाँ अशोक का ब्राह्मणी लिपि का पता चला है, यानी ब्राह्मणी लिपि का पता चला है, तो हमारा अनुराधापुर है। अशोक का ब्राह्मण यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिपि का पता श्रीलंका के स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों से अभिलेखों से इस प्रकार का लिपि का साक्ष्य मिला है। इनके नाम इस प्रकार से पिपरहवा है, सोहगौरा है और महास्थाना से भी हमें किसका पता चलता है, ब्राह्मणी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का शिलालेख जो मिला है वो किस भाषा में मिला है, तो ये हमारा हो जाएगा खरोष्टी लिपि मिल जाएगा। और अरमाइक लिपि जो है ना ये हमारा अफगानिस्तान से मिला हुआ है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि का अशोक के अभिलेखों का प्राप्त होता है। अशोक का अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। केवल 2 अभिलेख जो है ना सहवाजगढ़ी और मनसेरा, ये हमारा ब्राह्मणी लिपि ना होकर ये हमारा खरोष्टी लिपि में। 54 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजा देश का सबसे पहले विकटून यानी डिसाइफर कौन था, किसने किया था, तो ये हमारा जो जेम्स प्रिंसेप भी किया था ना। सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था, ये जेम्स प्रिंसेप से ही पढ़ा है। फिर से हमारा रिपीट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये हमारा था जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी के नाम से एवं देवनाम प्रिय के रूप में जाना जाता है, तो भाई ये अशोक को जानते हैं, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो थी दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट। अभी आप लोगों को हमने बताया कि राइट टू लेफ्ट जो थी वो कौन सी लिखी जाती थी, ये हमारा जो था वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। और ब्राह्मणी लिपि जो थी हमारा क्या लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक का अपना शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वो क्या नाम से, उसको हम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं की प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजाओं की उपाधि से संबोधित किया गया। पुराणों में इसे अशोक का वर्धन कहा गया। ठीक है, अशोक को पुराण में इसे क्या कहा गया है, तो अशोका वर्धन क्या गया, किस क्या कहा गया था, अशोका वर्धन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम लिखित है, अशोक का नाम लिखित है। ये हमारा मास्की और का लघु शिलालेख जो है ना, मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक है। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है, तो मास्की का जो लघु शिलालेख है वहाँ से अशोक का नाम अशोक मिलता है। फिर से ये क्वेश्चन है, देखिए रिपीटेड है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख, यानी अशोक का नाम अशोक है, वो किस अभिलेख से मिला हुआ, तो ये हमारा मास्की से मिला हुआ। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक का
प्रस्तर रूप से चित्र के साथ रनियो अशोक, यानी रनियो अशोक जो है वो कहाँ मिला है, यानी रनियो अशोक को हम लोग क्या बोलते थे, राजा अशोक का उल्लेखित कहाँ हुआ, तो ये हमारा कंगन हल्ली में जो है रनियो अशोक के नाम से राजा अशोक का नाम प्रदेश थे। तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगन हल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर और रूप चित्रण उत्कीर्ण है किया गया, जिसका नीचे रनियो अशोक के नाम से लिखित है, यानी राजा अशोक के साथ लिखित है। पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा कि रनियो अशोक यानी राजा अशोक का उल्लेखित जो है किस अभिलेख से मिलता है, तो यह हमारा हो गया कंगन हल्ली से मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य जो है अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है। तो चलिए देखते हैं। इन पर बढ़िया पॉलिश से किया हुआ है, ये अखंड है, बिल्कुल ये अखंड है। स्तंभ का सेप्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना का भाग गलत है, शिलालेख का भाग है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य का संरचना का भाग नहीं है, बल्कि पृथक रचनाएं हैं। अन्य 3 प्रश्नगत कथा अशोक के शेष स्तंभ है, यानी जो हमारा स्थापत्य का संरचना नहीं है, ये जो हमारा है ये पृथक है, पृथक रचनाएं हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कालसी जो है प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कालसी? कालसी जो प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण कालसी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है। 69 क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो हमारा भाबरू का स्तंभ है। भाबरू स्तंभ जो है ये हमारा भाबरू स्तंभ को हम बैराट स्तंभ या स्तंभ लेख या अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यह अभिलेख अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक है, यानी अशोक जो है बौद्ध धर्म का है, ये हमारा भाबरू स्तंभ भी पता करता है और अशोक खुद को मगध का सम्राट बताया किसमें, ये हमारा हो गया भाबरू का स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेखन किया गया है कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा हमारा जो है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। जो अशोक का गुर्जरा लघु शिलालेख जो अशोक का नाम है, ठीक है, इसका अशोक का नामोल्लेखन करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ संबंधित है। रुम्नीदेही स्तंभ किस संबंधित है? तो यह हमारा बुद्ध के जन्म से है। बुद्ध के जन्म से अशोक का जो है रुम्नीदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी, यानी अशोक जब अपना राज्याभिषेक करवाया था उसके 20 साल के बाद जो है लुम्बिनी की यात्रा की थी। वहाँ एक शिला स्तंभ जिसे हम रुम्नीदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को भोग कर माफ कर दिया गया था और भू राजस्व जो घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। ठीक है। अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ कहाँ? सारनाथ में, अब बुद्ध के जन्म का स्थान पे है। ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? आप सभी को पता है कि गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम हुआ है। गुर्जरा अभिलेख जो है हमारा कहाँ है? दतिया जिला मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता का प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये हमारा जो हो जाएगा शिलालेख नंबर 12। अशोक का दीर्घ शिलालेख यानी 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए थे। यानी पूछ लिया क्वेश्चन हमारा कि अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जहाँ पर सहिष्णुता की बात की गई। सहिष्णुता का मतलब होता है कि सारे राज्य का इंसान को एक रूप से देखना, वो सहिष्णुता होता है। ठीक है, तो वो हमारा शिलालेख जो नंबर कितना है वो 12 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से मिलता है? तो कलिंग का ज्ञात हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग के बारे में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों को वर्णन अशोक के किस शिलालेख यानी किस रॉक एडिक्ट में प्राप्त होता है? तो ये हमारा हो जाएगा शिलालेख नंबर 13। यानी कलिंग का युद्ध जो है किस अभिलेख में है? तो हमारा शिलालेख का बात करते हैं, हमारा ये शिलालेख नंबर 13 पे। अशोक के राज्यकाल में पहली बड़ी घटना जो है वो क्या है? कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय थी।
अशोक का 13वां शिलालेख इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल में 8 वर्षों बाद राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है यानी 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध पे कलिंग युद्ध पर पीड़ा और अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के सम्राट अशोक के शिलालेख एक प्रति कहाँ मिलती है? यानी उत्तराखंड से सम्राट अशोक का शिलालेख एक प्रति कहाँ मिलती है? तो यह हमारा मिलता है कालसी से। कालसी कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ भी एक अशोक का शिलालेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? ये हमारा कहा था मिस्र का शासक था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, जिनमें एंटियोकस तृतीय सीरिया का शासक था, तुर्मय या तुर्मान टोलमी फिलाडेल्फस के मिस्र का राजा था, और अंतकिनी इंटीगोनस गोनातासा का सिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग साइलिन का शासक था। अली सुंदर ये अलेक्जेंडर एपायरस या इपिरिस का राजा था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो हमारा चोल है, सतयुक्त है और पांड्या है, इसमें से सातवाहन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अशोक जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट है संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें से कौन सा है? तो यह हमारा दूसरा और 13वां नंबर का शिलालेख जो है वो हमें बताता है अशोक के दक्षिण राज्यों के बारे में। यानी अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों का चोल, पांड्य और सतयुक्त एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचा रहा है। ये महान उत्तर जो था ये हमारे अशोक साहब का थे, यानी सम्राट अशोक के थे। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो यह हमारा अष्टम अभिलेख 5 में है, यानी किसी भी कोई पारंपरिक या कोई फेस्टिवल पे जो पशु बलि दिया जाता था उस पर मनाहित किया गया है। तो यह अष्टम लेख 5 पर है। क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय जो था वो मिस्र का राजा था। तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध किए थे? ये हमारा मौर्य था। ठीक है, मौर्य ने हमारा सीरिया के साथ और मिस्र के साथ राजकीय संबंध किए थे स्थापित। क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धर्म का जो है मूल संदेश क्या है? ये हमारा जो है धार्मिक सहनशीलता भी थे, बड़ों का सम्मान, शांति अहिंसा और राजा के प्रति वफादारी, ये सब समान है। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, इसका आंसर ये ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से सब है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन। अशोक का धर्म एक नैतिक सहनशीलता। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के मध्य संदेश देता है कि आप शिनवे बहु कायने, दान देने, सच्चे सोच मायदे सदवे, अर्थात काम पर कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्र से रहना, स्वभाव में मधुरता के साथ साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश शांति और अहिंसा, बड़े का सम्मान तथा धार्मिक सहिष्णुता निहित है। अतः अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही उद्देश्य था? तो ये हमारा था शहगौरा का ताम्रपन्न अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज सिल्यूकस निकोटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा सभा के भेजा गया था, यानी राजदूत के तौर पर भेजा गया था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सिल्यूकस का राजदूत बनकर रह चुका था। मेगास्थनीज काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका पुस्तक
इसमें इंडिका पुस्तक में, यानी किसका लिखा हुआ है इंडिका पुस्तक, ये हमारा लिखा हुआ है इंडिका पुस्तक लिखा हुआ है मेगास्थनीज का लिखा हुआ, उसमें पूरा अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित प्राचीन भारत का दास्ता नहीं था। दास्ता नहीं था, ये हमारा अर्थशास्त्र में जो था दास्ता का प्रमाण हमें यहाँ से नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो हमारे मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन है कि मौर्य समाज में 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये हमारा मेगास्थनीज का पुस्तिका इंडिका में हमारा 7 वर्णों का 7 वर्गों का विस्तार हमें मिलता है। किसका पुस्तक इंडिका में, किसका, ये हमारा मेगास्थनीज का। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज भारत आया था किसके शासनकाल में आया था। तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था और इंडिका पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन था कि मेगास्थनीज किसका दूत था। तो ये हमारा सेल्यूकस का दूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये हमारा मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक जो है ना, ये मौर्य के नगर का प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है मेगास्थनीज का इंडिका। ठीक है, फिर से क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये हमारा इंडिका पुस्तक जो लिखी हुई है मेगास्थनीज का, उससे हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। लिखा हुआ है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने वाला यानी टैक्स को चोरी करने वाला इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज का जो पुस्त इंडिका है पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन का कर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो था 30 सदस्यीय था और एक सदस्य 30 सदस्यीय था और एक समितियों में 6 समिति थे, 6 समिति 6 गुने इंटू 5। ठीक है, यानी एक समिति में 5 लोग थे, यानी टोटल कितने थे, 30 सदस्य थे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य जो है मौर्य काल से जारी चला आ रहा है, यानी मौर्य काल में जो स्टार्ट हुआ वो अभी तक चलते हुआ आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है ना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण मौर्य काल चला आ रहा है और अभी तक हम लोग जन्म और प्रमाण पत्र और पंजीकरण बनाते हैं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं हम लोग। ठीक है, पुस्तक इंडिका किसकी लेखक है। तो ये हमारा मेगास्थनीज की है। पुस्तक जो है इंडिका किसने लिखा है। तो ये हमारा मेगास्थनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ये हमारा जो था सीता अध्यक्ष द्वारा जो था मौर्य काल में भूमि कर को वसूला जाता था। तो मौर्य काल में सीता अध्यक्ष जैसे कृषि भूमि का अध्यक्ष था, वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई यानी अग्रोनोमोई जिले का अधिकारी कहा जाता था। शुल्का अध्यक्ष जो था विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार को वसूलता था। अकरा अध्यक्ष जो था वो खानों को नियंत्रण करता था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया, इसमें अग्रोनोमी जो था, अग्रोनोमी क्या करता था, ये हमारा जो था एक जिले का अधिकारी होता था। ठीक है, और शुल्का अध्यक्ष जो था हमारा, शुल्का अध्यक्ष जो विभिन्न व्यवसायियों एवं व्यापारियों द्वारा कर वसूलता था। और अकारा अध्यक्ष जो था हमारा, ये हमारा क्या करता था, खानों को जो नियंत्रण करता था, खान जो बड़ा बड़ा माइंस है उसको नियंत्रण करता था। 102 नंबर क्वेश्चन है, भाग एवं बलि थे क्या था। भाग एवं बलि जो था राजस्व का एक स्रोत थे। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व का स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि के मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के भाग का अधिकारी था, इसे कर भाग कहते थे। अब बलि भी एक तरह का राजस्व कर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्हें विकास किया था। तो संस्कृति और कला का और साहित्य का विकास तो किया था। हिंदू कुश तक साम्राज्य था, इसका प्रांतीय विभाजन था यानी संस्कृति कला साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन था और हिंदू कुश का साम्राज्य था। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ACD। और सोने के सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने चलवाए थे और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो हिंदू यूनानी ही चलाए थे, और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्के जो था वो हमारा गुप्त चलाए थे। ठीक है, अब था हमारा क्वेश्चन है कि एग्रोनोमोई अधिकारी जो था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था।
ये हमारा मार्ग निर्माण का अधिकारी था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौजूदगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तौल माप का प्रभारी कौन था? तो ये हमारा सीता अध्यक्ष था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व का इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ये हमारा समाहर्ता था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। अंतापाला सीमा रक्षक था। ये अंतापाला जो था हमारा क्या था? सीमा रक्षक था और दुर्ग का देखभाल करता था। जबकि प्रतिष्ठा जो था ये कमिश्नरी का प्रशासन संभालता। प्रतिष्ठा जो था कमिश्नरी का प्रभार संभालता था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? इसका काम था राजकीय भूमि से प्राप्त आय करना। मौर्य काल में राज्य की भूमि की व्यवस्था जो था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाले आय को सीता कहा जाता था। क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व में थी? धर्मपाल गलत, धर्म अस्थायी थे, रज्जुक गलत, कंठोत्सुधन यस। ये दो हमारा मतलब धर्म अस्थायी और रज्जुक जो था हमारा इसमें जो था न्याय का अस्तित्व में था। क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था हमारा कहाँ था? ये हमारा तक्षशिला था। ठीक है, तक्ष। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपराओं से जुड़ा था। इसकी स्थापना छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म यानी 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार का स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में थी और आधी मील चौड़ाई में थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला जो था हिंदू और बौद्ध दोनों का। क्वेश्चन हमारा है कि पंकोद कशा निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। क्या था? जब सड़क पर आप कीचड़ फैलाते हैं ना, सड़क पर जब कीचड़ फैलाते थे मौर्य काल में तो उसको नाम से क्या नाम था? पंकोद कसार निधे के नाम से जाना जाता था। पंकोद कसार निधे नाम से सड़क पर जो कचरा फैलाते थे। क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो ये हमारा जो है अर्थशास्त्र में ये पता चलता है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद के बारे में कहाँ से मिलता है? हमको अर्थशास्त्र पता चलता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये हमारा मगध का था। ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करने का व्यवसाय मगध किसमें आया था? मगध में चलाया था। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के मध्य से संचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात किसे कहा गया है? तो यह हमारा द्रविड़ों को कहा गया। निम्नलिखित में भारत में किसी न किसी समय आए हैं, ये उसका कालक्रम अनुसार किए हैं। तो सबसे पहले जो हम आए हैं ना, ये फाहियान आया है। दूसरे पे मेगास्थनीज आया है। तीसरे पे जो हमारा आया हेनशांग आया और सबसे लास्ट में इत्सिंग आया। पहले फाहियान आया है, उसके बाद मेगास्थनीज आया है, उसके बाद हेनशांग आया, उसके बाद इत्सिंग आया। इसका एक्सप्लेनेशन, यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वो बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत में उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीन यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय कार्यकाल में आया था। फाहियान किसका आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय कार्यकाल में आया था। और चीनी यात्री हेनशांग था हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। इत्सिंग जो था 7वीं शताब्दी में भारत आया था, वो भी चीनी यात्री थे। क्वेश्चन हमारा है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? तो हमारा व्रात्य क्षत्रिय का दिया हुआ था। यानी विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य यानी फॉलेन क्षत्रिय के सामाजिक स्तर पर दिया गया था। क्वेश्चन हमारा है कि
पुनर्विवाह वर्जित यानी प्रोहिबिशन है किस चीज़ के लिए? ये मनुस्मृति में पुनः विवाह वर्जित किया गया है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो यानी विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया वो विवाह नहीं कर सकता। यानी मनुस्मृति में ये कह रहा है कि जिसका पति मर गया है वो विवाह नहीं कर सकती है, और जिसकी पत्नी मर गई है वो विवाह कर सकती है। मतलब औरत जात शादी नहीं कर सकती दोबारा, जबकि मर्द दोबारा शादी कर सकता था। ये हमारा मनुस्मृति में बात करती है। क्वेश्चन हमारा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दिया था और कर्ण वंश की स्थापना की थी, और ये भी सही है। आंध्र के कर्ण राजवंश का अंतिम शासक वंचित किया गया था। सही, ये भी सही है। क्वेश्चन हमारा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो क्वेश्चन हमारा है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था उसका क्या नाम है? तो हमारा सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे। गिरनार यानी गुजरात में यहाँ पे एक नगर यानी एक नहर का निर्माण यानी झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन निम्नलिखित से मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त को हम लोग सेंडोकोटस के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को हम लोग किस नाम से उपनाम से जानते हैं? तो हमारा अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अशोक को हम लोग प्रियदर्शी या अशोकवर्धन या प्रियदर्शी देवताओं का दास। चाणक्य किसको? चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त मानते हैं। यानी चंद्रगुप्त को सेंडोकोट्स, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारा है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर की पहाड़ कुल 4 गुफाएं थी, ये हमारा सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं का आजीविकाओं को समर्पित होने का भी उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के है, ये गलत है। ठीक है, कहता है ऑप्शन करता है क्वेश्चन अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये हमारा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में भी हमें अशोक का अभिलेख पाया गया। जूनागढ़ में भी अशोक का अभिलेख। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित अभिलेख में से चंद्रगुप्त और अशोक, चंद्रगुप्त का भी और अशोक का दोनों का उल्लेख किया गया। तो ये हमारा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी नाम मिलता है और चंद्रगुप्त का भी नाम मिलता है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? लोथल एंशियंट डोकयार्ड था, ये सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, गलत है। नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हमारा परखम से प्राप्त हुई है। यानी मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष यानी मणिभद्र को हम यक्ष के नाम से जाना जाता था। ये मूर्ति जो है कहाँ से मिली? तो हमें परखम से मिली। यहाँ पे हमारा 126 क्वेश्चन दोस्त खत्म हो चुका है, और ये हमारा इसी के साथ हमारा पूरा मौर्य काल का 126 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा मेहनत अच्छा लगा होगा। अगर मेहनत अच्छा लगता है दोस्त तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखो दोस्तों, ये वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है, और जिसमें से जैसे आप ही के जैसे हम भी हैं, तो हम भी एक स्टूडेंट की तरह ही काम कर रहे हैं, और सारा का सारा हेल्प कर रहे हैं। जो बच्चे हेल्प करना चाहते हैं, सुन के पढ़ना चाहते हैं, हम उसके लिए किया गया ये। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।